सो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं आपका फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स अतुल सागर फ्रॉम सीआई क्लब विद्या मंदिर आपका स्वागत करता हूँ। फिर से हमारी रिवीजन चल रही थी सर। हाँ बिल्कुल, इंडियन इको की रिवीजन चल रही थी। रिवीजन में हम कहाँ तक पहुँच चुके थे सर? हमने अभी 2 रिविजन्स कंप्लीट कर लिए हैं और कहूँ 3 चैप्टर्स सर। पहले इंडियन इकोनॉमी ऑफ बिफोर 1991 वाली, फिर हमने सर पढ़ा रूरल आपका एलपीजी एंड सर फिर हमने पढ़ा रूरल डेवलपमेंट। अब इसी में हमारा थोड़ा सा जो बच्चों को प्रॉब्लम देता है चैप्टर वो है एम्प्लॉयमेंट। इसी लेवल के साथ हम आज चैप्टर करने आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 7। हाँ जी सर, चैप्टर नंबर 7 सर। चैप्टर नंबर 7 का नेम आपको पता है, मैं अभी एक बार रिपीट कर देता हूँ सर। नेम है इस चैप्टर का एम्प्लॉयमेंट। क्या नाम है? एम्प्लॉयमेंट। सो व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? क्या एम्प्लॉयमेंट होता है, क्या होता है एम्प्लॉयमेंट, क्यों एम्प्लॉयमेंट पढ़ना है, इस चैप्टर का हम कोशिश करेंगे ज्यादा डीप में नहीं जाए, बट इतना तो डीप में जाऊंगा जितना आपको इस चैप्टर को रिकॉल कि कोई फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहा है या फिर जिसने एक बार पढ़ा है पर बहुत थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था, वो भी इस वीडियो को देखे तो उसको ये चैप्टर का क्या इसमें है, क्या इसके आंसर्स, क्या क्वेश्चंस आएंगे, उसके अकॉर्डिंगली समझ पाएंगे सर। क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट हमारा वही रहेगा बच्चों। क्वेश्चन क्या आते हैं उसके अकॉर्डिंगली आंसर्स क्या देने हैं आपको, वो सब चीजें इसमें लिखी होगी। ओके चलिए, थोड़ी बेसिक बातें ताकि हमारा बेस बन जाए इस चैप्टर के साथ। आप सबको पता होना चाहिए व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट। से पहले सर आपने 2 वर्ड सुने हुए, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर। हाँ जी सर, एम्प्लॉय और इसी के आगे एम्प्लॉयर। ठीक है, EMR डाल रहा हूं मैं ताकि आपको शॉर्ट में समझ आए। सर एम्प्लॉय क्या होता है? आप कहेंगे कि सर वो पर्सन जो सर्व करता है या फिर बोलूंगा जॉब करता है। और एम्प्लॉयर सर वो पर्सन जो जॉब देता है। अच्छा, 2 पर्सन, एम्प्लॉय, सर्व या जॉब, यानी कि जो पर्सन जॉब कर रहा है या फिर काम कर रहा है वो पर्सन। एम्प्लॉयर जो जॉब देता है। हाँ जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि सर एम्प्लॉय वही व्यक्ति होता है जो आपके, जो पहले आपको इसका रिलेशन समझा दो थोड़ा, 1 मिनट इसको प्लस करते हैं सर। ये एक पर्सन है, ये है हमारा एम्प्लॉयर, ER। एम्प्लॉयर क्या होता है? एम्प्लॉयर के साथ आपको 2 बातें समझनी चाहिए सर, नीड एंड वांट का। नीड सर, एम्प्लॉयर को किस चीज की नीड है? एम्प्लॉयर की नीड से पहले आपको समझना चाहिए उसकी वांट, ताकि हमें नीड समझ में आए। सर उसकी वांट है कि उसकी जो कंपनी है या फिर जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सक्सेस हो। हाँ जी सर, उसकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस चाहता है, वो बिल्कुल चाहता है। अब इसी वांट से उसको एक जरूरत आएगी, क्या? सक्सेस दिलाने वाला कौन होगा? यानी कि कोई ऐसा पर्सन उसे मिले जो वो चाहता है, यानी जो वो अचीव करना चाहता है उसको अचीव करने में हेल्प करे। हाँ जी सर, हु, यानी कि यहीं पर उसको एक पर्सन की नीड आई जो क्या करेगा, उसके लिए काम करेगा। हाँ जी सर, काम करेगा। और जो पर्सन काम करेगा उसको क्या क्या देगा ये? सर उसकी सर्विस के बदले ये उसको पैसे देता है, यानी कि उसकी सर्विस को हम वैल्यू करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि इसी वर्ड को आप इन टर्म्स ऑफ मनी को हम क्या कह देते हैं सर? कंसिडरेशन कहते हैं, अगर थोड़ी लीगल लैंग्वेज में जाए। और अगर मैं इसको एक सिंपल लैंग्वेज में कहूं आपको समझाने के लिए, इसको आप कहते हो सैलरी या फिर वेज। हाँ जी सर, इन्हीं 2 नामों से इसको नवाजा जाता है, सैलरी या वेज। सैलरी मतलब जो हर महीने की अमाउंट ऑफ अर्निंग करी जाएगी, एंड वेज जो एक छोटी छोटी अमाउंट में वो अर्न करता है। ओके सर, सैलरी भी आ गई। कंसिडरेशन कहते हैं इसको लीगल टर्म्स में, और वैसे का सैलरी आप इसको घुमा लेते हैं। तो बस यही है इनका रिलेशन। ये रिलेशन एम्प्लॉयर का क्या होता है? एम्प्लॉयर कुछ वांट, यानी उसकी नीड होती है, वो चाहता है कि उसके लिए काम करे। एम्प्लॉय क्या होता है? उस पर्सन के लिए वो नीड को पूरी करके देता है। वो नीड क्या है कि मेरे को, वो मेरा जो टारगेट है, मेरा टारगेट क्या है, मेरी कंपनी की सक्सेस, उसको अचीव करने में जो हेल्प करेगा, ये मेरी एम्प्लॉयमेंट, ये मेरा उसका मेरी नीड है। अब इन्हीं दोनों के रिलेशन से बनता है एम्प्लॉयमेंट, या फिर बोलो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशन। ओके सर, अब जरा थोड़ा सा हम नोट्स की तरफ आते हैं इसको समझने के लिए। सर ये आपका एम्प्लॉयमेंट बाय मेरी तरफ से समझिए। सबसे पहला वही, व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? तो एम्प्लॉयमेंट में कहा जाता है कि इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इनेबल्स अ पर्सन टू अर्न इट्स मींस ऑफ लाइवलीहुड। ओके, बैक टू द, यहां पे आते थे सर। देखिए एक पर्सन है, एक पर्सन के खुद के कुछ वांट्स होते हैं, एक खुद उसकी वांट्स होती है, जैसे एक एम्प्लॉयर की थी वैसे एक पर्सन की भी होती है। सर क्या पर्सन? सर अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूं तो एक होती है रोटी, कपड़ा,
एंड मकान, ये शॉर्ट में होती हैं। ये अगर मैं 3 बेसिक नीड्स का नाम दूं तो ये है। अगर इन तीनों को फुलफिल करना है तो आपको क्या चाहिए, किस चीज की जरूरत पड़ेगी, नीड पड़ेगी। सर नीड पड़ेगी आपको पैसों की, यानी कि पैसा चाहिए, पैसा नहीं होगा तो ना रोटी आएगी, पैसा नहीं होगा तो ना ही कपड़ा आएगा, पैसा नहीं होगा तो ना ही मकान आएगा। हाँ जी सर। अब इस पैसे को कमाने के 2 सोर्सेस आपको बचपन से पढ़ाए जा रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा बीएसटी की तरफ आपको ले जाऊं तो आपको पढ़ाया जाता है या तो खुद का बिजनेस खोल लो, हाँ जी सर बिजनेस खोल लो, नहीं तो यहां कहीं पर जॉब कर लो। बिजनेस खोल लो या जॉब कर लो। हमारे टर्म्स में अभी बिजनेस को मैं थोड़ा सा साइड आउट कर रहा हूं, मैं अभी सिर्फ जॉब की तरफ ध्यान दे रहा हूं कि आप जॉब कर रहे हो, और जॉब क्या है, एक एक्टिविटी है, यानी कि एक कार्य, यानी कि एक काम है। और इस काम से क्या होगा, इस काम से आपके पास मनी आएगा। सर मनी कैसे आएगा, जो आपका एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर आपसे क्या लेगा, आपसे सर्विस लेगा। अब इस सर्विस के बदले आप क्या मांगोगे कि इसकी कंसिडरेशन दो। कंसिडरेशन मतलब कि एज इक्वल टू दैट, यानी कि मैंने ये किया तो मेरे को इसके बदले में क्या मिलेगा। अब इसके बदले में आप कंसिडरेशन के टर्म्स में क्या मांगते हो, आप मनी मांगते हो। और इसी मनी को हम शॉर्ट में वेज कहते हैं, सैलरी कहते हैं, और अगर लीगल टर्म में जाए तो इसको हम कंसिडरेशन कहते हैं। अब ध्यान से इस बार रिपीट करते हैं कि आपकी एम्प्लॉयमेंट क्या है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे एक पर्सन, सर एक पर्सन मतलब कोई भी व्यक्ति, वो व्यक्ति क्या कर रहा होगा, वो व्यक्ति अर्न कर रहा होगा अपनी लिवलीहुड के लिए। लिवलीहुड मतलब जो भी उसकी जरूरतें थी उनको पूरा करने के लिए उसको जो पैसे की जरूरत थी वो ये अर्न कर रहा है। ठीक, ओके। यहाँ पे हम इसको बैक करते हैं, यहाँ ध्यान देते हैं। अब ध्यान से पढ़िए दोबारा। सर इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इनेबल्स अ पर्सन टू अर्न मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। इन सिंपल वर्ड्स, वर्क डन बाय पीपल फॉर अर्निंग्स। मतलब कोई भी कार्य आप कर रहे हो किस लिए, आप पैसा कमाने के लिए। सर यहाँ एनालाइज लिखा है आपने नीड एंड विलिंगनेस को। बेटा आपको मैंने यही समझाया, क्या समझाया सर, इसको नीड पड़ी, वो चाहता था कुछ अपने लिए अर्न करना, यानी नीड एंड विलिंगनेस को यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी था, तभी इंप्लॉयमेंट का रिलेशन समझ में आता है सही से। ओके, यहां हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट आता है कि सर एम्प्लॉयमेंट वर्ड पढ़ा है तो इसी का जस्ट अपोजिट वर्ड यूज किया जाता है अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट अगर आप ज्यादातर लोग कहोगे या फिर आपने ज्यादातर लोगों ने पढ़ा है, इसको थोड़ा साइड करते हैं। सर अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है कि ऐसा कार्य या फिर बोलो ऐसी सिचुएशन जब आप क्या है कि आप काम नहीं कर रहे हो, या फिर आप कमा नहीं पा रहे हो, या फिर आपकी जो वांट्स हैं, जो नीड्स हैं, उसको आप पूरा करने में असमर्थ हो। हाँ जी सर, असमर्थ हो, बिल्कुल नहीं कमा पा रहे हो ये चीजें। अब इसमें कुछ सवाल उठते हैं। सर पहला सवाल, आप बीमार हो, इस वजह से नहीं कमा पा रहे हो, तो क्या आप अनएम्प्लॉयड हो? सर अनएम्प्लॉयड हो या नहीं हो, जवाब दो जरूर। सर दूसरा सवाल, आप बहुत ज्यादा एज्ड हो गए हो, तो क्या आप अनएम्प्लॉयड हो, यानी कि आप इस लायक नहीं बचे हो कि अब आप काम कर सको। थर्ड, आप बहुत छोटे हो, आप स्कूल जाते हो, अब जैसे आप स्कूल जाते हो और आप अपनी जरूरतों के लिए किस पे डिपेंडेंट हो, अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो, तो क्या आप अनएम्प्लॉयड हो? बताना जरूर। एक बार हम इसकी डेफिनेशन से समझते हैं, या फिर डेफिनेशन से पहले वही मैं आपका बेस बनाता हूं ताकि आपको ये चीज समझ में और क्लियरिटी के साथ आ जाए। इसमें भी नीड एंड वांट का फैक्टर चलता है बेटा। क्या एक नीड क्या है, पहली बात एक पर्सन है, उस पर्सन की क्या नीड है मेरे बच्चों? सर उस पर्सन की नीड है क्या? सर वही बेसिक नीड्स, वही रोटी, सॉरी बेटा, रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 मैं नीड बेसिक ले रहा हूं, इसके अलावा भी और कोई अदर नीड्स हो सकती हैं। हाँ जी सर। अब इस नीड को अगर आपको क्या करना है, फुलफिल करना है, क्या करना है, फुलफिल करना है। अब इसे फुलफिल करना है तो क्या चाहिए होगा? सर मनी चाहिए, यानी कि नीड से जनरेट हुआ एक वांट, यानी कि हमारे पास हमें पैसे की जरूरत है ताकि हम अपनी जो हमारी इच्छाएं हैं उसको पूरा कर सकें। बिल्कुल सही। अब यही अगर इस सिचुएशन में हो तो आप अनएम्प्लॉयड हो। अब सर इसको थोड़ा क्लियर करो जो बोला। देखो मैंने आपको क्या बोला कि आपको वांट है, इसकी जरूरत है, और आप काम करना भी चाहते हो, काम करना भी चाहते हो। सर आपको जरूरत है, आप काम करना भी चाहते हो, एंड सर आप लायक भी हो। लायक मतलब सर आपके हाथ पैर सलामत है,
मेरे को, या फिर मालूम है जिस पर्सन को मैं, मेरी कंपनी है, मैं उस कंपनी में उस पर्सन को चाहता हूँ जिसने लेट्स से 12th पास आउट हो, तो आप 12th पास आउट हो यानी कि एबल हो, यानी काम कर सकते हो, इन दोनों चीजों में हो, यानी कि लायक हो और काम करना भी चाहते हो, एंड स्टिल काम नहीं है आपके पास, तब आपको हम क्या मानेंगे, तब आप अनएम्प्लॉयड हो। अब जरा पीछे जो मैंने 3 क्वेश्चन पूछे उनमें देखिए, क्या वो पर्सन लायक था और क्या वो पर्सन काम करना चाहता था, दोनों चीज उसमें चेक कीजिए। अगर ये दोनों बातें आपको मिल रही हैं तो ही वो पर्सन क्या बनेगा, अनएम्प्लॉयड बैठेगा। बट सर मैंने एक और चीज देखी है कि ना, कोई काम करना चाहता है, हाँ बेटा बिल्कुल, वो काम करने के लायक भी है, हाँ, बट है ना, हर बार एक बार चीज आती है कि आपसे ना लास्ट में एक, आपने इंटरव्यूज में देखा होगा कि कितना आप चाहते हैं, या फिर हम सैलरी डिस्कस कर ले। अब आप सैलरी का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं तो कहीं पॉइंट पे वहां पे आपको जॉब नहीं मिल पाती है। हाँ सर, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो बेटा कि सैलरी के, यानी कि आप अपने आप को प्रॉपरली जज नहीं कर पाते कि आप अपनी सर्विसेज का क्या अमाउंट रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, यानी कि हमें हमारे काम के बदले कितने पैसे मिलने चाहिए, यानी इन टर्म्स ऑफ कंसिडरेशन कितना हमें कंसिडर करना चाहिए। बिल्कुल, अभी कंसिडर करना है तो इसको जज एक, तो इसको हम अनएम्प्लॉयड में कैसे लेंगे, क्या नहीं लेंगे, इसको सोचना पड़ेगा। अब सर देखिए, जो ये अमाउंट है ये बेटा कौन ऑफर करेगा, सर ये ऑफर होगी एम्प्लॉयर के द्वारा। हाँ बिल्कुल, मैं अपना, मेरे का कुछ काम है तो मैंने बोला कि मेरे लिए एक प्रोजेक्ट बनाना है किसी बंसर से, तो मैंने कहा ये प्रोजेक्ट जो भी मेरे को बना के देगा उसको मैं 1000 रुपए दूंगा। तो ये प्राइस, यानी कि इसका जो प्राइस है, यानी कि इसको मैं बोलूं वेज आपके टर्म्स में, तो इसको मैंने डिसाइड किया, यानी एम्प्लॉयर ने डिसाइड किया। और जब ये वेज स्टिल इसी गिवन वेज पे आपको जॉब नहीं मिले, तब आप अनएम्प्लॉयड हो। मतलब सर आप 3 बातें जुड़ गई, पहला लायक हो, दूसरा आप कर्म करना चाहते हो, तीसरा उसी प्राइस रेट पे या उसी सैलरी या उसी वेज रेट पे, जिस वेज रेट पे एक एम्प्लॉयर ऑफर कर रहा है आपको, ये तीनों ही अगर नहीं है तो आप अनएम्प्लॉयड हो। मतलब एक हिंदी में अनुवाद करें इस चीज का, एक व्यक्ति जो काम करना चाहता है, काम करने लायक भी है, उसी प्राइस पे जो एक एम्प्लॉयर ऑफर कर रहा है और स्टिल काम नहीं मिल रहा, वो क्या है, अनएम्प्लॉयड। अब जरा इधर ध्यान देते हैं इसको, तो it refers to the situation where any person who is willing to work and able to work at an existing wage rate or offered salary or wage but not getting the job। मतलब वो पर्सन जॉब नहीं ले पा रहा है, काम करने लायक भी है, काम करना भी चाहता है, एट अ गिवन प्राइस, स्टिल वो उसको जॉब नहीं मिल रही है, तो वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है। इन दैट सिनेरियो the need for labor is less because vacancy is not there and the also economy fails to create the jobs। अब सवाल आता है कि क्यों, क्योंकि कोई चीज हो रही है तो उसका कारण भी होगा। अब इसके कई सारे कारण हैं कि पहला, आप खुद को जज नहीं कर पा रहे हो कि आप क्या उस प्राइस रेंज में काम कर सकते हो या करना चाहोगे या नहीं चाहोगे। एवरी टाइम यू फाइंड कि आप ज्यादा प्राइस चार्ज करना चाहोगे बट एम्प्लॉयर कम से कम ऑफर करना चाहेगा। वही सिनेरियो एक बायर और सेलर का सिनेरियो जो होता है, सेलर ज्यादा प्राइस रेंज पे बेचना चाहता है पर बायर ज्यादा कम से कम रेट पे खरीदना चाहता है। दूसरा, सर उस चीज के लिए जॉब ही नहीं बची है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि आज मैं आपसे बोलता हूं कि मैं ना आपके लिए असाइनमेंट्स लिख दूंगा, बट आपको साथ में पता हुआ है कि चैट जीपीटी जैसे का अदर टूल्स भी आ गए जो ये काम कर देते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं बची। और तीसरा, आपकी जो इकोनॉमी है वो जॉब क्रिएट नहीं कर पा रही है। मतलब मैं आपको, अब जॉब क्रिएट कैसे होती है, थोड़ा हम सिंपल जाएं। देखो, जॉब क्रिएट करनी है तो मतलब कंपनी लानी पड़ेगी या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलनी पड़ेगी जहां पे काम होगा। बिल्कुल, अब आप इस लायक नहीं बन रही, आपकी इकोनॉमी इस लायक नहीं बन पा रही है, या फिर वो इतने अच्छे जो बोलूं मैं बेनिफिट्स या फिर कोई पॉलिसीज नहीं ला पा रही है जिससे और से ज्यादा कंपनीज खुले या फिर और से ज्यादा कंपनीज इनवाइट हो या ऑर्गेनाइजेशन बढ़े। अब ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी तभी तो ज्यादा जॉब क्रिएट होगी, जॉब क्रिएट होगी तभी तो आपको जॉब मिलेगी। आप इसको ध्यान से दोबारा एक बार रीड आउट करो। मतलब कि इकोनॉमी आपको जॉब बनाने में बोलूं मैं असमर्थ रह रही है, या फिर उस ऐसे बेनिफिट्स नहीं दे पा रही कि ज्यादा कंपनीज आ पाए, या फिर कोई भी अदर सिनेरियो जिसमें इसकी डिमांड लेस हो जाती है कि नहीं आप जो काम करते हो या फिर आप काम करना चाहते हो या फिर हमें जो लेबर है उसकी जरूरत नहीं है, वो कम पड़ जाती है। ये दोनों चीजें हो रही हैं तो ये क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। ओके सर, नेक्स्ट आता है व्हाट इज वर्कर्स। वर्कर्स क्या कहते हैं, वर्कर्स रेफर्स टू दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड कंट्रीब्यूट टू द जनरेशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी आपने शशांक सर से पढ़ा होगा, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे अभी बस इतना समझेंगे। अब एक बार रिपीट कर देते हैं कि सर क्या है, दोज हु आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एंड कंट्रीब्यूटिंग टू जीडीपी, मतलब जो प्रोडक्शन एक्टिविटी यानी कुछ ना कुछ बनाने के कार्य में जुड़े हुए हैं। सर क्या बनाना, सर क्या मैं एग्रीकल्चर में जुड़ा हुआ तो मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, मैं एक वर्कर हूं? हाँ। सर क्या मैं एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करता हूं और टॉय बनाता हूं तो क्या मैं वर्कर हूं? हाँ। क्या सर मैं एक ना मैं मिट्टी के बर्तन बनाता हूं और मैं वो बेचता हूं तो क्या मैं एक वर्कर हूं? सर आप बनाते हो, खुद का काम है तो नहीं, और अगर नहीं आप किसी और के यहाँ काम कर रहे हो तो आप वर्कर हो। बिल्कुल। अब यहां पढ़ो, इट इंक्लूड्स सेल्फ एम्प्लॉयड लाइक शॉपकीपर एक्सेट्रा हु आर रिमेन एब्सेंट ड्यू टू इलनेस और फॉर अदर रीजंस, असिस्टेंट्स टू मेन वर्कर्स। मतलब कि सर सेल्फ एम्प्लॉयड को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, बट वो जो लोग जॉब पे हैं बट किसी कारण से छुट्टी पे हैं, यानी बीमार पड़े हुए हैं किसी और रीजन से, या फिर सर आप किसी असिस्टेंट के यानी कि आप एक मेन वर्कर के असिस्टेंट हो तब आप एक वर्कर हो। मतलब सर वर्कर की डेफिनेशन में कितने लोग कवर हो गए, एक बार रिपीट करें तो सर पहली बात तो वर्कर क्या है? सर वर्कर मतलब एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, इन्वॉल्व है किसमें? सर प्रोडक्शन में। सर प्रोडक्शन में, और सर क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि वो कुछ अर्न करता है और उससे क्या है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट टू जीडीपी, यानी जीडीपी बढ़ती है। ओके सर। अब सर ये पर्सन के अलावा और कौन लोग को इंक्लूड किया जाएगा? इन्होंने बोला 3 लोग। पहला, आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हो, यानी खुद का काम है, शॉपकीपर एक्सेट्रा वगैरह। सर नेक्स्ट इसमें बात आती है कि सर आप जॉब पे हो बट एब्सेंट हो, किस वजह से? सर आप जॉब पे हो, एब्सेंट हो ड्यू टू एनी रीजन, किसी कारणवश आप जॉब से छुट्टी पे हो अभी, तब क्या आपको वर्कर माना जाएगा? हाँ जी सर वर्कर माना जाएगा। और आखिरी, सर आप असिस्ट करते हो, किसको असिस्ट करते हो? असिस्ट टू मेन वर्कर। जैसे मान लो मैं एक वर्कर हूं, मैं आपको एक और सिंपल एग्जांपल दूं, एक आपने सुना होगा राजमिस्त्री वाला कॉन्सेप्ट होता है, या फिर हमने जब आपका बिजनेस स्टडीज का पेपर था उसमें स्टाफिंग के अंदर आपने पढ़ा था कि एक मेन वर्कर होता है, उसके अंदर एक वर्कर काम करता है, वो उसको देखता भी है, सीखता भी और कमाता भी है। सर ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स में आपने समझा होगा, तो उसी मेथड में अगर मैं बोलूं कि एक मेन वर्कर के अंदर आप असिस्ट कर रहे हो या फिर उसको असिस्ट कर रहे हो उस बंदे के, तो आप एक वर्कर हो, यानी कि आप उसमें इंक्लूड होते हो वर्कर की डेफिनेशन के अंदर। लेट सर वर्कर इज अ पर्सन हु कंट्रीब्यूट्स टू द जीडीपी एंड इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज। सर इसके अलावा इसमें 3 लोग आएंगे। पहला पर्सन, सर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब खुद की शॉप ओन करते हो या फिर एनी अदर काम, आर्टिसन वगैरह हो। सेकंड सर ऐसा पर्सन जो जॉब पे है बट एब्सेंट है, किस कारण से? सर किसी भी कारण से, इलनेस की वजह से, रिलीजियस वर्क की वजह से, सोशल वर्क की वजह से एक्सेट्रा। और तीसरा पर्सन, सर तीसरा पर्सन क्या? आप असिस्टेंट हो टू द मेन वर्कर, मतलब कि एक जो मेन वर्कर है और मेरा ही एक असिस्टेंट है, क्या आप वर्कर हो? हाँ जी सर आप वर्कर हो। ओके सर। सर इधर आते हैं वापस। सर कितने तरीके के वर्कर्स होते हैं? सर देखिए मेन 2 टाइप्स होते हैं बेटा। पहला होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब कि आप खुद का काम कर रहे हो। सेकंड रेगुलर वर्कर, आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहां पे आपको रेगुलरली इनकम मिलती है, महीने के महीने सैलरी आ जाती है, आपकी जॉब इतनी जल्दी जा नहीं रही है, या फिर ये सब चीजें हैं। एक बार रीड आउट करें। सर वर्कर्स आर दोज हु आर एंगेज्ड इन देयर ओन बिजनेसेस ऑन प्रोफेशंस, और फॉर एग्जांपल फार्मर वर्किंग ऑन हिज फील्ड्स। मतलब सर आपका खुद का कार्य है, आप उसमें काम कर रहे हो, या फिर आपका खुद का बिजनेस है। फॉर एग्जांपल सर आपकी खुद की शॉप है, आप खुद मिट्टी के बर्तन बनाते हो, बेचते हो, ये सेल्फ एम्प्लॉयड का हुआ। सर यहीं पर रेगुलर वर्कर क्या हुआ? आप परमानेंटली एम्प्लॉयड वर्कर्स बाय द एम्प्लॉयर्स, दे गेट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, फॉर एग्जांपल इंजीनियर वर्किंग इन द कंस्ट्रक्शन, दैट इज सैलरीड एम्प्लॉयड। सिंपल, आपने सैलरीड एम्प्लॉय वर्ड सुना हुआ है सर, कई लोग ये मुंह से सुना हुआ है। सिंपल उसको रेगुलर वर्कर ही कहते हैं। सर क्यों कहते हैं? आपने सुना होगा एक वर्कर है, वो जो रेगुलर वर्कर है वो तक क्या कहता है, मैं और इसको ले जाऊं तो इसको एक समझते हैं। तो सर जी से आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स आपके जो जॉब करते हैं तो वो कहते होंगे कि बेटा हम हमें काम पे जाना होता है, रेगुलरली वो जॉब पे जाते हैं। लेट्स अज्यूम 9 to 5 9 to 5 काम पे जाते हैं। मंथ के एंड पे बेटा उनको सैलरी मिलती है। आपने देखा होगा उनके अकाउंट के मैसेजेस आते हैं कि उनको सैलरी मिली है। इसके अलावा पापा कहते हैं आपसे बेटा कि मेरा कुछ पीएफ कटा, या फिर जो और किसी और ने नाम सुना होगा ग्रेच्युटी वर्ड। फिर कुछ के पेरेंट्स हैं जिन्होंने मैं ईएसआई कार्ड के बारे में सुना होगा, तो ऐसे बेनिफिट्स भी उनको मिलते हैं। और अगर मैं आपको और थोड़ा ले जाऊं तो इनको कुछ पर्क्स भी दिए जाते हैं। सर पर्क्स कैसे? जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एम्प्लॉइज को एसेट्स भी देते हैं। सर एसेट्स कैसे? फॉर एग्जांपल कार्स,
और सर फ्लैट्स एक्सेट्रा, ये सब चीजें। ये सब क्या दिखा रही है कि आप रेगुलरली काम पे जा रहे हो, आप रेगुलरली परमानेंट जॉब पे हो, आपको रेगुलरली सैलरी मिलेगी, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक दोनों हो सकते हैं, बट हमें ये सिर्फ इकोनॉमिक की बात करनी है क्योंकि आपका नॉन इकोनॉमिक को यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जा रहा है। सर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जैसे सर आपको कोई एसेट दिया जा रहा है, आपको रिटायरमेंट बेनिफिट दिया है, सर रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे पीएफ, प्रोविडेंट फंड, ईएसआई कार्ड, ये हेल्थ बेनिफिट होता है। सर इसमें क्या होता है कि आप काम कर रहे हो, आपकी फैमिली और आपको मिला के या फिर कुछ और लोगों को मिला के ये सब लोग फ्री हेल्थ मेडिकेयर में कवर हो जाएंगे। मतलब ईएसआई हॉस्पिटल्स करके एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इन्हीं स्टाफ वर्कर्स जो इस ईएसआई कार्ड में कवर होते हैं उनके लिए फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ओके सर, ओके। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं बेटा। सर नेक्स्ट आता है जो हमारे रेगुलर वर्कर्स है, उसमें दो होते हैं, एक होता है हायर्ड वर्कर और एक होता है कैजुअल वर्कर। हायर्ड वर्कर मतलब कि आपने उसको प्रॉपर्ली हायर किया है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या फिर किसी और तरीके से और वो परमानेंट जॉब मिलेगी। एंड सर कैजुअल वर्कर्स जो आप कुछ काम से बुलाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वो देता हूं। सर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन होती थी, लेट्स गिव द प्रोडक्शन ऑफ अ क्लोथ, कि हमें क्लोथ की प्रोडक्शन हो रही है। अब क्लोथ की प्रोडक्शन के लिए जो भी आपका मटेरियल वगैरह या फिर जो भी एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है वो एक मेन वर्कर जानता है। मेन वर्कर्स जो, और या फिर मैं बोलूं आपके जो जनरल वर्कर जितने भी हैं वो सब जानते हैं और वो उसी पे काम करते रहते हैं रेगुलरली आके। हाँ जी सर, क्या हुआ कि एक मंथ के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्पेशल क्रिएशन या फिर एक स्पेशल प्रोजेक्ट पे काम किया। उस प्रोजेक्ट का क्या था कि वो क्लोथ में कुछ लेट्स से टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, वो स्पेशल डिमांड पे बनाया गया था। अब इस डिमांड के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो आपने जनरल वर्कर से कहा कि उन्होंने कहा कि हमें तो सिर्फ नॉर्मल बनाना आता है, इस काम के लिए आपने कुछ जो एम्प्लॉइज थे या फिर बोलूं वर्कर्स थे वो हायर करे। वर्कर्स हायर करे कहां से सर? बाहर से। सिंपल, बाहर से हायर करे। उनका काम क्या होगा सर? ये एक मंथ के लिए वो ये वाली स्पेशल प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, स्पेशल प्रोजेक्ट बनाएंगे। क्या सर इनको परमानेंट जॉब मिल गई है? क्या इनको जॉब जो है इनकी, क्या ये जॉब परमानेंट हो गई है? नहीं जी, जॉब परमानेंट नहीं है। आप स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बुलाए गए हो स्पेशल वर्क के लिए। ये काम जब तक चलता रहेगा तब तक आप काम करोगे, इसके बाद आपको काम से निकाल दिया जाएगा या फिर सर आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा, जो भी उसके अकॉर्डिंग आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया होगा। ओके सर, यहां पे ध्यान देंगे वापस से। तो सर कैजुअल वर्कर्स are the workers who works on a daily wages. They are not hired by the employees on the regular basis. They do not have regular income protection regulation from the government and social benefits. वही बात सर, आपको कोई परमानेंट जॉब नहीं मिल रही तो आपको परमानेंट बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? यानी कि परमानेंट बेनिफिट्स सर पीएफ, ईएसआई कार्ड या फिर ऐसे बेनिफिट्स कहां मिलेंगे? नहीं मिल सकते। सेकेंडली सर क्या आपको रेगुलर जॉब मिल रही है? वो भी कंफर्म नहीं है। आपने लेबर चौक का नाम सुना होगा, आपके एरिया के आसपास होते हैं सर। लेबर चौक में क्या होता है कि वहां जाके वर्कर्स खड़े हो जाते हैं, वहां लोग आते हैं, उनको हायर करते हैं एज पर देयर नीड्स। फॉर एग्जांपल मैं वहां गया, मैंने कहा मेरे को अपने घर पे एक लेंटर वगैरह डलवाना है, तो उसके लिए वर्कर्स आके बोलेंगे कि मैं इतने रेट में कर दूंगा, मैं इस प्राइस पे कर दूंगा। अब उसमें से किसको मैं हायर करता हूँ किसमें नहीं करता हूँ, ये मेरे पे डिपेंड करता है। तो मतलब सर परमानेंट जॉब नहीं, परमानेंट जॉब नहीं है तो परमानेंट इनकम भी नहीं है, परमानेंट इनकम नहीं है, इसके अलावा इनको परमानेंट बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, गवर्नमेंट की तरफ से जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी नहीं मिल रहे। ये पूरी तरह से कैजुअल वर्कर्स हो गए। ओके सर, यहाँ पे आपको एक सेंसस दिया हुआ है एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इन 2017-18। इसमें बताया गया है कि आपके कितने परसेंटेज ऑफ वर्कर किस फील्ड में ज्यादा थे। तो सर सेल्फ एम्प्लॉयड में सर 52%, रेगुलर वर्कर 22.8, कैजुअल वर्कर्स 25। सर क्या हमें याद रखना है? कोशिश करो याद रख पाओ। नहीं याद हो रहे तो फिर भी एक बार इसको लास्ट डे पे गो थ्रू जरूर कर लेना। सर काम क्या आएगा? हो सकता है एमसीक्यू में उठ के आ जाए, क्या पता आप अपने आंसर्स को और ज्यादा बेनिफिशियरी तरीके से लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर जितने अच्छे से आप चीजें लिखाओगे या फिर जितने अच्छे से अपने आंसर में कोटेशंस डालोगे, फैक्ट्स डालोगे, उतना ज्यादा आपका आंसर अच्छा लगेगा बेटा। जनरल आंसर सब लिखते हैं, सब पढ़ के जाएंगे, कैजुअल वर्कर क्या कोई ना कोई आसपास लिख ही देगा कि ये होता है, इसको वहां काम नहीं मिल रहा, लिख देगा। बट आप प्रॉपर फैक्ट्स के साथ चीजें डालोगे तो आंसर और ज्यादा प्यारा लगता है। ओके नेक्स्ट है, इसमें एक आपको कई बहुत चीज पूछी जाती है कि आपसे कोई पूछता है कि बेटा ये बताओ कि पूरी पॉपुलेशन में से कितने लोग काम कर रहे हैं। तो आप बोलोगे सर क्या करो, टोटल पॉपुलेशन में से उन लोगों का काउंट ले लो कि जो जो काम कर रहे हैं। हाँ, अब बोलो उसका परसेंटेज निकाल दो। क्या करोगे सर?
जो लोग काम कर रहे हैं उनको डिवाइड कर दो किससे? सर टोटल पॉपुलेशन से। बेटा इसी को कहते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। सर मतलब कितने लोग टोटल पॉपुलेशन में से काम कर रहे हैं और काम करना भी चाहते हैं और काम कर भी रहे हैं, दोनों चीजें, इसको हम क्या कहते हैं? लेबर पार्ट। इट रेफर्स टू द हाउ मेनी पर्संस एम्प्लॉयड आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन। सर मैक्सिमम पॉपुलेशन एज ग्रुप कौन सा है? एमसीक्यू में जरूर आएगा बेटा, जरूर आपको याद रहना चाहिए, 16 to 64 ईयर्स। सर इसमें क्या क्या आते हैं? सर जो काम कर रहे हैं, सेकेंडली जो काम ढूंढ रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं, विच एज ग्रुप 16 to 64 ईयर्स, जरूर याद रहना चाहिए। सर फॉर्मूला क्या है भाई? कितने लोग काम कर रहे हैं, लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ओके सर नेक्स्ट पूछा जाता है आपसे व्हाट इज लेबर सप्लाई। सर लेबर सप्लाई सिंपल समझना है कि सर आप यहां पे 4 वर्कर्स हैं, तो 4 वर्कर्स कितने घंटे काम करने के लिए तैयार हैं? कंबाइंड 4 वर्कर्स कितने घंटे काम करने के लिए तैयार हैं कंबाइंड? इट्स द लेबर सप्लाई। रेफर्स टू द हाउ मेनी आवर्स ऑफ वर्क ऑफर्ड बाय द लेबर एट द गिवन रेट ऑफ वेजेस। मतलब सर मैंने आपसे बोला कि आप मैं 1000 रुपए में कुछ कम से कम मेरी प्रोजेक्ट पूरा हो जाना चाहिए, तो कोई बोल रहा है कि सर 3 घंटे में कर देगा, कोई बोल रहा है 2 घंटे में कर देगा, तो ये उनका लेबर सप्लाई है कि सर कितने आवर्स में उनका काम पूरा किया जा रहा है या फिर कितने आवर्स में आपको काम ऊपर करके हम दे रहे हैं पूरा। इट्स नोन एज द लेबर सप्लाई। ओके सर नेक्स्ट आता है सर वर्कफोर्स। सर द नंबर ऑफ पर्संस हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड एट अ पर्टिकुलर टाइम इन अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी आर नोन एज वर्कफोर्स। सिंपल सर, जो लोग काम कर रहे हैं एक्चुअली इट्स नोन एज द वर्कफोर्स। नेक्स्ट आता है वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पर्संस एम्प्लॉयड पर 1000 पर्सन। मतलब सर आपने जैसे लिटरेसी रेशियोज पढ़े होंगे, तो इनमें क्या होता है कि पर 1000 पर्सन में से कितने लोग मर गए या फिर जी गए, ऐसे रेशियोज होते हैं। ऐसे ये वर्क होता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। सर पर 1000 पर्सन में से कितने लोग काम कर रहे हैं या फिर कितने लोग काम नहीं कर रहे हैं, इसको निकालने के लिए जो हमें तरीका यूज करते हैं वो होता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अब सर वर्कर पॉपुलेशन आपको पता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है टोटली वो कैसी है? कैसी है क्या मतलब? सर 2 ही है सर, एक है मैन एक है वीमेन। सर एज पर इको जा रहा हूं, कोई यहाँ पे विवाद नहीं करेगा। सर मैन एंड वीमेन, यहाँ पे 2 ही तरह के रेशियोज, 2 ही तरह की पॉपुलेशन को कंसिडर किया जा रहा है। सर मतलब या तो मेल वर्कफोर्स होगी या फिर फीमेल वर्कफोर्स होगी। हाँ जी सर, इसी पॉपुलेशन में से कितने मेंस काम कर रहे हैं या फिर बोलूं मैं टोटल वर्कफोर्स में कितने मेन हैं एंड कितने फीमेल हैं, वही तो फॉर्मूला बनेगा आपका। हाँ जी सर बिल्कुल, एक बार इसको यहां से देखो। तो सर क्या देखा? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, जो आपको बताया गया था कि सर आपको कैसे निकालना है कि आपको जितने वर्कर्स में हैं काम कर रहे हैं उसको डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कर दीजिए, ये तो आसान है। सर इसमें बताया गया है कि कितने वर्कर्स किस सेक्टर में या फिर वो लोग किस रीजन में कैसे कैसे हैं। तो सर मेंस का जो रेशियो है वो रूरल एरिया में कम दिखाया गया है, अर्बन एरिया में ज्यादा दिखाया जाता है। सर रूरल एरिया एक बार रिपीट कर देते हैं। ऐसा एरिया बेटा, पिछली वीडियो में मैंने इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, एक बार आप इसको जरूर गो थ्रू कीजिएगा। मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। सर रूरल एरिया ऐसा एरिया सर जहां पर अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज या फिर मैं बोलूं एसेट्स या फिर कोई भी चीजें जो बाकी जगहों के मुकाबले या तो लिमिटेड है या तो सर बिल्कुल है ही नहीं, इट इज नोन एज द रूरल एरिया। अर्बन एरिया सर इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, जहां पर अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं इन टर्म्स ऑफ या फिर इन कंपैरिजन टू रूरल एरिया, तब वो बन जाएगा आपका अर्बन एरिया। ओके सर। सर मेंस का आपको कंट्रीब्यूशन पता है कि आपको अर्बन एरिया में ज्यादा मिलता है, वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन यहीं पर रूरल एरिया में ज्यादा मिल जाता है। सर क्यों? रूरल एरिया में आपने सुना हुआ है मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारी जो विलेजेस में रहती है सर, अबाउट 70% या फिर बोलो 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन हमारी आपके विलेजेस एरिया में रहते हैं। और विलेजेस एरिया में जो एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं वो हाईली, अगर मैं बोलूँ क्या है, एग्रीकल्चर है। सर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में जितना मेंस का कंट्रीब्यूशन है उससे कहीं ज्यादा कंट्रीब्यूशन वुमेन्स का होता है। या फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज का आपने नाम सुना होगा। कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होती है सर? कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है कि ऐसी इंडस्ट्रीज या फिर कोई भी कार्य आप कर रहे हो और उसके लिए आपने अपने घर के बाहर एक दुकान डाल लिया। बिल्कुल सिंपल बोल रहा हूँ, काम घर पे हो रहा है और घर के बाहर दुकान डाल रही है, वो है कॉटेज इंडस्ट्री। सर जैसे घर पे आप सोप बना रहे हो और उसको बाहर बेच रहे हो, घर पे आप मिट्टी के बर्तन बना रहे हो उसको बेच रहे हो, सर घर पे आप कैंडल्स बना रहे हो वो बेच रहे हो, ये सब चीजें कर रहे हो, तो क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री का पार्ट मान लिया जाता है। अब इसमें आप ध्यान देंगे तो इसमें ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन वुमेन्स का माना जाता है और दिखाया जाता है। जितने हम सेंसेस को देखा जाए फिर जितने रेशियोज को देखा जाए उनमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन वुमेन्स का दिखता है। यही कारण है कि आपका क्या है, रूरल कंट्रीब्यूशन,
रूरल में वुमेन का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है rather देन अर्बन का। अब सर नेक्स्ट हम आते हैं कि टोटल, अगर मैं बोलूं टोटल वर्कफोर्स का कंट्रीब्यूशन देखें तो आप देखिए कि यहाँ पर धीरे धीरे कम भी हो रहा है या फिर ज्यादा भी हो रहा है। ओके सर, नेक्स्ट हम आते हैं जॉबलेस ग्रोथ। सर नेक्स्ट सवाल आकर आपसे पूछा जाता है कि ऐसा केस स्टडी में पूछ सकते हैं या फिर आपसे आइडेंटिफाई करने को मिलेगा कि ऐसा भी सिचुएशन आती है कई बार हमारे, या फिर अभी आ रही है, जैसे कई सारे वर्कर्स जो हैं बहुत ज्यादा डर में रहते हैं, या फिर कई सारे जो लेबर या फिर कोई काम करने लोग हैं वो इस डर में हैं। सर किस चीज के डर में? मैं एक फैक्ट समझाता हूँ चीजों को। सर आपने सुना जब है ना चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था तो कई वर्कर्स ने कहा था, या फिर लेट्स गिव इट अ न्यूज ऑल्सो, मैं यहाँ पे एक न्यूज की बात करता हूँ। सर आप सबने कितने लोगों ने सर मारुति का नाम सुना हुआ है? मारुति उद्योग, सर हाँ बहुत सुना हुआ है इस कंपनी के बारे में हमने। एंड सर ये एक ऑटोमोबाइल कंपनी है। हाँ जी सर बिल्कुल, ये एक ऑटोमोबाइल कंपनी है। ऐसे सर बजाज भी है, इसी सेक्टर में काम करती है। हाँ जी सर बजाज भी काम करती है। आपने सुना होगा कि कई बार है ना हम सॉफ्टवेयर को अपने अपग्रेड करते हैं। सर सॉफ्टवेयर कैसे? अगर मैं थोड़ा सा अगर टेक्निकल वर्ड में बोलूं तो सॉफ्टवेयर कुछ होते हैं जो हमारे मैनेजरियल वर्क में काम आते हैं, कुछ होते हैं हमारे जो टेक्निकल वर्क में काम आते हैं। मैनेजरियल एंड टेक्निकल वर्क में काम करते हैं दोनों। सर मैनेजरियल वर्क कैसे? सर जैसे टैली है, टैली हमारे अकाउंटिंग काम में काम करता है कि हम हमारे प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करता है, इसमें एंट्रीज का इनपुट दिया जाता है और एक फाइनल रिजल्ट इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकल के आता है। हाँ जी सर बिल्कुल। सर टेक्निकल, सर जैसे आपने सुने होंगे एंड्रॉइड, ये सब क्या है, ये टेक्निकल है। मैं ज्यादा डीप नहीं जा रहा या फिर ज्यादा डीप बता नहीं पा रहा हूँ, बट मैं एक ओवरव्यू क्रिएट कर रहा हूँ। अब सर ऐसे क्या था कि बजाज भी एक ऐसे सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस करना चाहता था। क्या करना चाहता था? ऐसे एक सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस करना चाहता था। सर इस सॉफ्टवेयर की दिक्कत क्या थी? जैसे ही सॉफ्टवेयर आ जाता तो मैक्सिमम जो जितने भी उसकी वर्कफोर्स थी, वर्कफोर्स या फिर बोलो मैन पावर, यानी कि ह्यूमन काइंड जितना भी उसके पास था, उसकी जो नीड थी, यानी कि बजाज को जितने मैन पावर की जरूरत पड़ती थी वो बाय द टाइम्स कम होने लग जाती। अब इससे क्या हुआ, लोगों को दिखा कि उनकी जॉब जाने वाली है, उनकी जॉब जाने वाली है। यहीं पर लोगों ने इसकी अगेंस्ट में फेवर, कुछ लोग इसके फेवर में आए, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में आए। अगेंस्ट में ज्यादा वर्कर्स ने इसके लिए धरना देने का काम काफी दिनों तक बंद रहा था और चीजें खराब भी हुई थी। खराब कैसे हुई? कई समय तक जो बजाज था उस प्रोडक्शन हाउस से या फिर उस प्रोडक्शन फैक्ट्री से काम नहीं कर पा रहा था, क्या काम नहीं ले पा रहा था। इतना बेकार हालात हो गए थे कि उसको एट द एंड ऑफ द डे उस सॉफ्टवेयर को मना करना पड़ा, और उसने जानबूझ के, चाहे उसकी कॉस्ट कितनी भी ज्यादा जा रही थी, सर कॉस्ट ज्यादा जा रही, बेटा देखो इस सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस करने का मेन रीजन ये था कि इसकी वजह से कॉस्ट कम पड़ जाती है। सर कॉस्ट कैसे है? बेटा जब एक काम को करने के लिए 10 वर्कर्स लग रहे हैं, उसी काम को करने के लिए एक अकेला सॉफ्टवेयर कर देगा, तो आप किसकी तरफ ज्यादा रिलाय करोगे? एक कंपनी, एक सॉफ्टवेयर की तरफ। इससे क्या था, कॉस्ट तो कम हो रही थी पर कई वर्कर्स की जॉब जा रही थी। इस चक्कर में वर्कर्स ने क्या कहा, इसके बिल्कुल अगेंस्ट में आ गए। वर्कर्स इसका सपोर्ट नहीं दे रहे थे। वर्कर्स सपोर्ट क्यों नहीं दे रहे थे? क्योंकि उनकी जॉब जा रही थी। इससे वो धरने पे बैठे, काफी समय तक दंगे भी हुए, ये चीजें हुई। सर ये सब आपने क्यों बताया? पहली बात बेटा आपका टॉपिक यही है, जॉबलेस ग्रोथ इकोनॉमी। सर मतलब क्या हो रहा है कि इकोनॉमी यानी कि आपका देश तो आगे बढ़ रहा है या फिर आपके इनकम भी बढ़ रही है, प्रोडक्ट एक टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट भी आ रही है, सब कुछ हो रहा है, बट लोगों को जॉब नहीं है। मतलब सर बढ़ो एक बार। It refers to a situation where GDP of an economy increases due to innovative technology without increase in the level of employment, because companies are trying to achieve their targets through efficient technology without use of manpower. मतलब सर कंपनीज अपना कॉस्ट कम करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा सेल्स जनरेट करने के लिए मैन पावर से ज्यादा रिलाय कर रही हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रही हैं। उससे उनको फायदा क्या मिलता है? सर फायदा ये मिलता है कि आप कम से कम कॉस्ट में, कम से कम दिक्कत होने के चांसेस में, ज्यादा से ज्यादा रिलायबल, ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट स्टैंडर्ड वे में चीजें करके आप अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ यानी इनकम तो बढ़ा सकते हो, पर जॉब मिलेगी नहीं सर, जॉब नहीं होंगी। दैट्स लाइक इस तरह से आपका देश ग्रो करे तो इसको हम क्या कहते हैं? जॉबलेस ग्रोथ। ओके सर, इसी के साथ आपसे पूछा जाता है कि हमारा जो मैक्सिमम एम्प्लॉयज हैं या फिर मैक्सिमम जो वर्कफोर्स है वो किस सेक्टर में कितना कितना इन्वॉल्व है। अब उसके लिए पहले आपको बताना चाहिए कि हमारे कितने सेक्टर्स हैं। सर मैंने सुना है 3 सेक्टर। पहला सेक्टर नंबर 1 नहीं, सेक्टर नंबर 1 क्या है? प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर सर ऐसा सेक्टर जहां पे आप डायरेक्टली नेचर से कुछ चीज ले रहे हो या उसको सर माइन करके निकाल रहे हो, नेचर में कुछ उगा के निकाल रहे हो, नेचर में कुछ माइन करके निकाल रहे हो,
दैट्स अ प्राइमरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होगी? जो प्राइमरी इंडस्ट्री में निकला है उसी को एज अ रॉ मटेरियल यूज करके आप कुछ बना रहे हो। मतलब सर आपने प्राइमरी इंडस्ट्री में आलू उगाए, अब इस आलू का यूज करके आप आगे चिप्स बना रहे हो या कुछ बना रहे हो, इट्स अ सेकेंडरी इंडस्ट्री। फिर आता है सर टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री क्या होती है? सर्विस सेक्टर, जहां पे सर इन टर्म्स ऑफ गुड्स बात नहीं हो रही, इन टर्म्स ऑफ सर्विस। मतलब कि सर मैं आपको एक सर्विस दे रहा हूं, एक वर्कर आपको सर्विस दे रहा है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको सर्विस दे रहा है, एक लॉयर आपको सर्विस दे रहा है। ये गुड्स नहीं दे रहे, ये सर्विसेज दे रहे। दैट्स अ टर्शरी सेक्टर। अब सर कितने लोग कितने इन्वॉल्व हैं, तो आप ध्यान से देख सकते हैं जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस बोलूं मैं ज्यादा, तो उसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन कितना 45% लोग इन्वॉल्व हैं। यहीं पर सर सेकेंडरी में 24, और सर सेकंड अगर बोला जाए कि सबसे ज्यादा लोग इन्वॉल्व है तो वो है सर्विस सेक्टर यानी कि टर्शरी सेक्टर। ओके सर, यहां से हम आगे बढ़ते हैं। इधर आता है एम्प्लॉयमेंट इज क्लासिफाइड। अब सवाल आता है कि एम्प्लॉयमेंट क्या है, हमने ये पढ़ लिया। अब सवाल ये है कि एम्प्लॉयमेंट कितनी कैटेगरीज में डिवाइड होता है। तो एम्प्लॉयमेंट को आपको दो चीजों में समझना चाहिए। आपको बिजनेस स्टडीज में भी आपने समझा होगा। सर बिजनेस स्टडीज में कैसे समझा होगा? बिजनेस स्टडीज में आपने समझा होगा कि आपको अगर बोला जाता है, जब अपने डायरेक्टिंग चैप्टर या फिर मैं चैप्टर को थोड़ा बोल रहा हूं, तो आपको दो सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताया जाता है। पहला होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और एक होती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? सर लिख के बताओ, ऐसे बोल बोल के याद थोड़ा कम आता है। ओके सर। सर एक होती है हमारी फॉर्मल और एक होती है हमारी इनफॉर्मल। हाँ जी सर, दो होती हैं, एक होती है हमारी फॉर्मल और एक होती है इनफॉर्मल। हाँ जी सर। सर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि इसमें प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में चीजें करी जाती हैं। सर सिस्टमैटिक वे कैसे? मतलब कि अगर आपको कम्युनिकेट भी करना है तो पहले आपसे, फिर आपका सीनियर, फिर उसका सीनियर, फिर उसका सीनियर, ये तरीका। सर प्रॉपरली मेल्स के थ्रू चीजें होंगी। सर ऐसे नहीं कि आपने व्हाट्सएप टेक्स्ट कर दिया और वो लोग आ जाएंगे, या फिर कोई भी बात इंपॉर्टेंट शेयर कर दी जाएगी। नहीं सर, ये सब अलाउड नहीं होता है। सर मेल्स के थ्रू चीजें की जाती है, ये होता है फॉर्मल। एक ओवरव्यू क्रिएट कर रहा हूं बच्चे। सर इनफॉर्मल जस्ट इसका अपोजिट होता है। मतलब सर आप किसी भी तरीके से अपनी कम्युनिकेशन कीजिए, अपनी चीजें कीजिए, ये सब। ये हुआ वो सेक्टर। अब सर मैं इसमें एम्प्लॉयमेंट कैसे है उसको क्या कहते हैं? सर इस सेक्टर में जितने भी लोग काम करते हैं, आप सोचिए कैसे होंगे। आपके पापा अगर जॉब करते हैं तो वो बताते होंगे कि बेटा, उनका आपने देखा होगा कि पापा के पास हर एक परमानेंट जॉब है। वो सर परमानेंट है अगर गवर्नमेंट कंपनी है, और अगर प्राइवेट है तो वो भी एक परमानेंट ही हो जाती है काफी समय तक, एक अच्छी पोजीशन पे है तो वो सर परमानेंट जॉब मिलती है। एक उनको रेगुलर सैलरी मिलेगी इसी सिचुएशन में। हाँ जी सर। सर पापा को ना, मैंने सुना है पापा को ना उनको पीएफ मिलता है। सर पीएफ क्या होता है? पापा बोलते हैं कि बेटा मेरी 2 लाख सैलरी है, पर मेरे हाथ में 2 लाख नहीं आता, 1.5 लाख आता है, 50,000 रुपए पीएफ का कट जाता है। तुमने पूछा पापा पीएफ क्या होता है? पापा ने बोला बेटा जब फ्यूचर में मेरे को दिक्कत आएगी, जब मैं रिटायर यानी काम करने लायक नहीं बचूंगा, तब मैं क्या पैसे की जरूरत जो मेरी पूरी करेगा वो पीएफ है। हाँ बेटा पीएफ है। सर पापा बोलते हैं कि हमें ना हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं कई सारे। बेटा हेल्थ बेनिफिट कैसे? पापा बोलते हैं कि मैं ना कहीं भी जाऊं, मेरे को ना कभी अपने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं जो पैसे खर्च करता हूं मेरे को कंपनी से वापस मिल जाते हैं। सर कहाँ पे? पापा जैसे मान लो मेडिकल यानी कि पापा को कोई चोट वोट लग गई, पापा बीमार हो गए, वो जाते चेकअप करवाने, और फिर है ना वो कंपनी उसका इंश्योरेंस कवर कर देती है। हाँ जी पापा, ये भी सुना है मैंने। सर मैंने सुना है ना, मेरे पापा कहते हैं कि वो ना कहीं घूमने जाते हैं तो उसका पैसा भी कंपनी देती है। हाँ बेटा ये भी होता है। सर मैंने ये भी सुना है कि पापा ये कहते हैं कि ना हमें ना कहीं, हमें फ्री ट्रिप्स भी दी जाती है, हम ना छुट्टी भी करते हैं तो उसके भी हमें पैसे मिलते हैं। हाँ बेटा इसको लीव एनकैशमेंट कहते हैं। ऐसे कई सारे गवर्नमेंट बेनिफिट्स और प्राइवेट बेनिफिट्स भी होते मिला के। ऐसे बेनिफिट्स अगर आपको मिल रहे हैं तो आप एक फॉर्मल वर्कर हो और आप एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हो, जहां पे हर चीज गवर्नमेंट और रूल्स के अकॉर्डिंगली रेगुलेटेड है। सर एक बार रिपीट, प्रॉपरली चीज रेगुलेटेड यानी कि सिस्टमैटिक फॉर्मेट में चल रही होगी। सर सिस्टम कौन बनाएगा? एम्प्लॉय कंपनी का मालिक और गवर्नमेंट, दो लोग। हाँ जी सर, कंपनी के मालिक और गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग चीजें चल रही हैं। सर इसमें जो वर्कर काम करते हैं वो उनको कहते हैं फॉर्मल, इनको प्रॉपरली बेनिफिट्स मिलते हैं। सर बेनिफिट्स कैसे? सर लीव एनकैशमेंट जो भी आपने बताया, सर पीएफ मिल जाता है, ग्रेचुइटी मिल जाता है, पापा को कई बार कार मिल सकी है या फिर उनको फ्लैट रेट मिले हुए हैं। सर ऐसे बेनिफिट मिल रहे हैं तो आप क्या हो? एक फॉर्मल ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले वर्कर हो। सर एक बार अब इसको रिपीट करो या फिर इसको एक बार इससे पढ़ो। ऑर्गेनाइज सेक्टर, इट इंक्लूड्स ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक एंटरप्राइजेज एंड प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट which hire 10 or more। सर एक बात याद रखनी है कि ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट कह रही है उससे मतलब नहीं है।
क्या आप 10 से ज्यादा लोगों को हायर कर रहे हो, यानी 10 से ज्यादा लोगों को आपने जॉब पे रखा हुआ है? अगर रखा हुआ है तब आप ऑर्गेनाइज सेक्टर हो। सर इसमें जो लोग काम करेंगे उनको हम क्या कहते हैं? सर इनमें हम उनको फॉर्मल वर्कर कहते हैं। सर कितने लोग हैं जो ये इस सेक्टर में काउंट होते हैं? सिर्फ 7%। सर इन लोगों को क्या मिलता है बेटा? कई सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं सर, लेबर लॉस से उनको प्रोटेक्शन मिली हुई है, ट्रेड यूनियंस इनके इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन करती है, ऐसे कई सारे वेरियस बेनिफिट्स इनको दिए हुए होते हैं। तो ये क्या है? फॉर्मल वर्कर्स है। ओके सर। सर नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट होता है सर, मतलब कोई भी हम इसमें प्रॉपर्ली रूल्स एंड रेगुलेशंस का कोई फाउंडेशन नहीं है, किसी भी तरीके को हम कैसे भी करते हैं, किसी भी सिचुएशन को हम कैसे भी फॉलो अप करते हैं, या फिर कोई भी कम्युनिकेशन है वो कैसे करते हैं। सर आपने ना लीडरशिप स्टाइल्स में चीज समझी होंगी कि एक होता है फ्री रेन। फ्री रेन में क्या होता है कि आप लीडर बोलता है कि आप जैसे चाहे करिए, फुल फ्रीडम है, आपको करिए, आपकी मर्जी है, मैं बस वहां गाइड करूंगा जहां आपको मेरी दिक्कत होगी या जरूरत होगी, वहां मैं आपको गाइड करूंगा। सर गाइड वाला पार्ट हटा दो, मतलब कि आपको फुल फ्रीडम दे रखी है, आप कैसे भी किसी भी फॉर्मेट में किसी भी चीजों को करा जाता है, कोई सिस्टम फॉलो अप नहीं हो रहा है, यानी कि आप 10 से कम लोगों को भी हायर कर रहे हो, तब आप क्या हो? ऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज तो यहां पे पढ़ेंगे सर, इट इंक्लूड्स प्राइवेट इंटरप्राइजेस व्हिच हायर लेस देन 10 वर्कर्स, लेस 10 वर्कर्स अपार्ट फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड को इसमें से आउट कर दिया जाता है सर। 10 वर्कर से कम कोई ऑर्गेनाइजेशन हायर कर रही है तो वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना सर, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम क्या कहेंगे? अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ओके सर। दोस वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर कॉल्ड इनफॉर्मल वर्कर्स। हाँ जी सर, आप जैसे फॉर्मल में जो काम कर रहे हैं वो फॉर्मल, और जो इनफॉर्मल में यानी अनऑर्गेनाइज में काम कर रहे हैं तो वो इनफॉर्मल। ओके सर। They do not have benefit safeguards like former sectors of employees, मतलब कि जो फॉर्मल सेक्टर के साथ सेफगार्ड्स बेनिफिट्स थे वो बेनिफिट्स किसके पास नहीं है? अनऑर्गेनाइज के पास। ओके सर। नेक्स्ट आता है सर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगला सवाल जो बहुत पूछा जाता है कि सर कितने तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलती है इस देश के अंदर? तो सर सबसे पहली होती है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। सर जो आपको शुरुआत में मैंने आपको बताया था, एक बार रिपीट करोगे? सर आपने कहा था ना कि हमारा ना प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा लोग इन्वॉल्व है, अबाउट 70% आपने कहा था, क्योंकि सर हमारे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में रहते हैं। हाँ जी सर, सॉरी विलेजेस में रहते हैं, और विलेजेस में मैक्सिमम काम जो होता है वो होता है एग्रीकल्चर और कॉटेज इंडस्ट्री। हाँ जी सर बिल्कुल, इन इंडस्ट्रीज में ज्यादा काम हो रहा है। तो अगर इस इंडस्ट्री में अच्छे से कुछ प्रोडक्शन ना हो, या फिर इन इंडस्ट्रीज में भी अनएम्प्लॉयमेंट हो, तब उस अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहोगे? रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब सर एक बार रिपीट, ऐसी इंडस्ट्री जहां लोग विलेजेस में रहते हैं, जहां लोग हाईली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर कॉटेज पे, वहां पे जॉब काम नहीं है, तब क्या है वो? रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके सर, अब पढ़ो एक बार। सर अराउंड 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन द, एक सेकेंड भाई साहब, किधर किधर किधर, रुको 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 रुको, अरे अरे पास। सर अराउंड 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस एंड डिपेंडेंट फॉर अर्निंग ऑन एग्रीकल्चर। मतलब आप अर्निंग के लिए यानी कमाने के लिए वो किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे। बट एग्रीकल्चर डज नॉट शो अ फेवरेबल प्रोडक्टिविटी ड्यू टू टेक्निकल एंड फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट। सर क्यों? बट देखो काम तो वही है, आपको अगर किसी चीज से ज्यादा अच्छा बेनिफिट निकालना है तो उसको अपग्रेड करना पड़ता है। अच्छा थोड़ा सिंपल समझाओ, समझ में नहीं आया ये पॉइंट? लो मेरे बच्चे इधर आते हैं वापस से। सर मैं आपसे बोलता हूँ, आप जो लड़के कार बाइक के बारे में थोड़ा बहुत सब जानते हैं। हाँ जी सर अगर मैं आपसे बोलूं कि हमें ना इस कार या बाइक की ना माइलेज बढ़ानी है, स्पेलिंग गलत हो माफ करना, माइलेज बढ़ानी है। हाँ जी सर बढ़ानी है, तो क्या करें? सर इस गाड़ी का ना आप एक काम करो ना सर, इसका ना एयर कंप्रेसर एक करके एक चीज होती है, उसको ठीक करो, उसको बदलवा दो। हाँ जी सर। एक है ना फिल्टर भी होता है सर, वो भी इसका चेंज कर दो। ओके सर, वो भी चेंज कर देंगे हम, चलो। और सर ना इसमें ना सर आप ध्यान रखिएगा कि ना आप फ्यूल है ना फुल रखिएगा। कभी ना आप ऐसे 1-1 लीटर वाला गेम खेलोगे तो उसमें चांसेस है कि आपका माइलेज कम हो सकती है, या फिर और सर टाइम टू टाइम ना इसकी सर्विस कराया करो। हाँ जी सर। बेटा आप सब ना ये बताना भूल गए कि इस समय ना पैसा लगता है बहुत ज्यादा। हाँ सर, तो पैसा तो लगेगा, ये तो बेवकूफ वाली बात नहीं है, पैसा तो लगेगा। वही बात, एग्रीकल्चर से भी आपको अच्छा प्रोडक्शन चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए, आपको चाहते हो कि आपकी खेत से ज्यादा अच्छी फसल हो, तो क्या करो? उसमें इन्वेस्टमेंट करो। सर इन्वेस्टमेंट कैसे? सर आपको अपनी अच्छी फसल उगानी होती है तो क्या करते हो? सर उसमें फर्टिलाइजर्स, मैन्योर, इन सब का यूज करते हो, अच्छी खाद लगाते हो, अच्छे बीज लगाते हो, टाइम से पानी देते हो। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, अपनी एग्रीकल्चर में ज्यादा प्रोडक्शन यानी कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, यानी कि
टाइम से उसमें अच्छी क्वालिटी की चीजें यूज हो, टेक्नोलॉजी का यूज हो। कई बार क्या होता है, आपने सुना होगा कई किसान जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी मिट्टी की चेकिंग करवाते हैं उगाने से पहले कि मेरी फसल, मेरी मिट्टी की क्या हालात है, मेरे को किस चीज को इसमें बढ़ाना चाहिए, फिर किस चीज को इसमें घटाना चाहिए, फिर एवरी सिंगल थिंग। एक तरह से बोलूं मैं, मिट्टी का हेल्थ चेकअप करवा रहे हैं लोग। सर इससे मिलता क्या है, इनको इस मिट्टी का एक्चुअल नरिशमेंट वैल्यू मिल जाती है कि अभी इसकी मिट्टी की क्या हालात है, कौन सी फसल इस मिट्टी में सबसे बेस्ट रहेगी उगाना। दूसरा, अगर कुछ चीज ऐड ऑन करनी है तो कौन सी चीज बढ़ाई जाए। आपको नहीं पता है तो आप में मान लीजिए आपको भूख लग रही है, या फिर आप बच्चा है कोई, वो नहीं बता पा रहा कि उसको भूख लगी है, प्यास, आप उसके पानी लगाया जा रहे हो, पानी पिलाया जा रहे हो, पिलाया जा रहे हो, तो इसका मतलब ये थोड़ा पेट भर जाएगा। सर प्यास बुझ जाएगी, या फिर हो सकता है उल्टी कर दे। सेम वही चीज, आपको पता नहीं है कि आपकी मिट्टी में क्या चीज की कमी है, वो पता चल जाए तो आप उसको अच्छा कर सकते हो। हाँ जी सर, यानी पैसा लगाओ, यानी कि उसमें इन्वेस्टमेंट करो, उसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम होगा तभी तो वो अच्छा रिजल्ट देगी। हाँ जी सर। इधर अब वापस सर 70%, क्योंकि टेक्नोलॉजी में सबसे टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन या फिर टेक्नोलॉजी पे ज्यादा डिपेंडेंट है। और दूसरा सर, हमें ना इसकी दूसरा आपको एक मैं बताना भूल गया बेटा, सॉरी। टेक्नोलॉजी आने की वजह से भी तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट होती है। सर कैसे? मान लो कि पहले ना हमारे पास मेरे खेत थे, मैं काम तो नहीं करता था खेत पे, मैंने क्या था, वर्कर हायर किए हुए थे। एक वर्कर क्या था, वो बीज बोता था, एक वर्कर उसमें उसकी जुताई करता था हल वल बांध के। क्या हुआ, धीरे धीरे ना बड़ी का टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आ गई, तो मैंने ले लिया ट्रैक्टर। जहां ना मेरे को 10 वर्कर चाहिए थे जुताई के लिए, अब वो एक वर्कर काम करते था। ट्रैक्टर के साथ थ्रेशर आ गया, तो थ्रेशर की वजह से क्या होता था कि मेरे को अब बीज बोने के लिए भी पर्सन नहीं चाहिए, वो ट्रैक्टर से बांधो और सारा काम हो जाता था। ओके सर। पानी भरने के लिए भी मैंने एक अपना बंदा रखा हुआ था कि वो कहता था मैं रात और सुबह का पानी भर दिया करूंगा इसमें खेत में। मैंने क्या किया ना, मैंने उसके लिए ट्यूबवेल लगा दिया और मैं ही घूमता फिरता जाता था शाम को, और उसमें पानी लगाया, पानी बटन दबाया था और 1-2 घंटे बाद आके बटन बंद कर देता था, पानी भर जाता था। मैंने सिर्फ ना कुछ वो काटने वाले और जो उसको छाटने वाले लोग रखे हुए थे, आप कोई और काम, काफी लोग मैंने हटा दिए जॉब से। टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए, इसकी वजह से एग्रीकल्चर में भी अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, मतलब कि सर पैसे की कमी के कारण आपको या फिर फसल नहीं उगा रहे हो, फिर अच्छी क्वालिटी नहीं दे पा रहे हो, एवरी सिंगल थिंग। ओके सर, इसी के अंदर पहला टाइप आता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। सर ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, in the agriculture sector there are large number of landless workers who are openly looking for the work. Here the persons are able to willing to work at the prevailing wage rate but they fail to get the work. वही बात सर, आपके पास खुद का खेत नहीं है, मैं आपको जॉब चाहिए, आप एग्रीकल्चर के में ही काम ढूंढ रहे हो, दैट्स अ ओपन वर्क, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओके सर। नेक्स्ट आता है डिस्गाइज। मैंने ये पहली वीडियोस में भी समझाया, एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। सर कैसे रिपीट करोगे, एक बार समझा दो सही से, एकदम बढ़िया तरीके से। लो बेटा बच्चे, सर ये तरह थे, लेट्स से ये आपकी लैंड है। हाँ जी सर, ये हमारी लैंड है। इस लैंड में ना क्या था कि इस लैंड से टोटल आउटपुट आता था, लेट्स से 1000 केजी का, लेट्स अज्यूम बहुत ज्यादा आता है, 1000 केजी का आउटपुट आता था। इस लैंड को ना, इस 1000 केजी को उगाने के लिए मुझे चाहिए होते थे 20 वर्कर्स। कितने? 20 वर्कर इस पे काम करें, 1000 केजी आराम से उगा देते थे। अब क्या था ना कि 20 वर्कर थे, तो ये 20 वर्कर क्या करते थे ना, इनको लगता था 20 वर्कर मेरे को आ जाता था, पर मैंने ना क्या हो रखा था कि नहीं, इसमें ऑलरेडी 40 वर्कर काम कर रहे थे। कितने वर्कर काम कर रहे थे? 40 वर्कर काम कर रहे थे। मतलब सर 20 चाहिए थे पर काम 40 कर रहे थे। सर क्या 40 से आउटपुट ज्यादा आ रहा था? नहीं, आउटपुट फिक्स था, ये फिक्स है, 1000 केजी ही निकलेगा, चाहे 20 काम करें या 40 काम करें। दैट्स द डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब सर ये 40 लोग काम करें तो भी 1000 केजी आएगा, ये 20 लोग काम करें तो भी 1000 केजी आएगा, तो मतलब स्टैंडर्ड रेट तो 20 के, 20 लोग 1000 केजी का हुआ। हाँ जी सर। तो जो एक्स्ट्रा 20 हैं ये कर क्या रहे हैं? सर ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये फ्री हैं। इनको लग रहा है ये काम कर रहे हैं पर ये कुछ नहीं कर रहे हैं, फ्री हैं ये। दैट्स डिस्गाइज और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब लोगों को लगता है वो काम कर रहे हैं पर वहां पे उनकी जरूरत नहीं है, फिर भी वो काम कर रहे हैं। दैट्स हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि आप बेफालतू में अपने एफर्ट्स पुट कर रहे हो बट वहां पे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके सर, इधर आते हैं हम वापस। सर
बढ़िए, दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट अराइजेस व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स एंगेज इन मोर देन व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड, मतलब कि सर जितने हमें चाहिए उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, दैट्स हिडन अनएम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ओके सर। सर नेक्स्ट आता है, फॉर एग्जांपल इसने एग्जांपल दिया हुआ लैंड का, आप एक बार रीड आउट जरूर कर लीजिएगा। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सर मतलब कैसे? लेट्स से आप लोग मैं क्या करता हूं, मैं ना आलू खाता हूं सिर्फ। मेरे बचपन से मेरे परदादा ने कहा कि बेटा बड़े होकर सिर्फ आलू उगाना। मैंने कहा पापा तुमने कहा, दादा तुमने कहा, मैंने मान लिया, मैं सिर्फ आलू उगाता हूं। अब क्या था, आलू की फसल ना मेरे गांव में सिर्फ 3 महीने होती थी साल के। कितने महीने? 3 महीने। सर 3 महीने मतलब आप पूरे बाकी 9 महीने क्या करते थे? अरे नहीं 9 महीने हम क्या करते थे सर? 9 महीने में फ्री बैठता था, आराम से मस्त फ्री बैठता था, 3 महीने की कमाई खाता था बैठ के और फ्री था। दैट्स सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जब उस चीज का सीजन चला गया या फिर उस चीज की अब डिमांड नहीं है, अभी उस चीज को उगाया नहीं जा सकता, तब मेरे पास कोई काम नहीं है, दैट्स अनएम्प्लॉयमेंट। सर जैसे आम है बेटा, आम गर्मियों में ज्यादा खाया जाता है, सर्दियों में नहीं खाया जाता, तो सर्दियों के समय क्या होगी? अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे सर लीची से बारिश के समय पे ऐसे समय पे ज्यादा उगाती है और आती है, तो क्या उस समय पे अनएम्प्लॉयमेंट होगी जब वो उसका सीजन नहीं होगा? हाँ जी सर, दैट्स सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक बार आप पढ़ो। This unemployment arises when the people are not able to find jobs during the some months of the year is called seasonal unemployment. For example, farmers are seasonally unemployed for few months before harvesting the crops. सर पहला टाइप था रूरल, अब इसी का अपोजिट भाई अर्बन। अर्बन सर, अर्बन आपने बताया था कि जहां पे अपॉर्चुनिटीज रिसोर्सेज ज्यादा मिल जाते हैं, यहीं पर काम कर रहे हो तो अर्बन। देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अनएम्प्लॉयड इन अर्बन रीजन्स ड्यू टू वेरियस कॉजेस। सर कई सारे कॉजेस है कि उन एरियाज में भी अनएम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। सर कैसे? सर आपको अगर शहरों में जाओ तो शहरों में आपको दिखता है कि एवरी पर्सन इज एजुकेटेड, लिटरेट, पढ़ा लिखा है, सबको काम आता है। सब देखते हो कि अगर जैसे आप लोग पढ़ रहे हो तो सभी आप जैसे आप सब लोग बच्चे 12th पढ़ रहे होगे, सर सब लोग 12th कर रहे हैं, सभी सेम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सेम अकाउंट्स पढ़ी होगी, सेम इको पढ़ी होगी, सेम बिजनेस पढ़ा होगा, सेम मैथ भी पढ़ी होगी। हाँ जी सर, सब पढ़ा है, सबने सेम, सबके मार्क्स भी आए होंगे, बट स्टिल सर मार्क्स सबके डिफरेंट है, किसी के ज्यादा है, किसी के कम है। हाँ जी सर, ऐसे ही सबका सब अच्छे खासे स्किल सेट वाले हैं, पर स्टिल कुछ के पास जॉब है, कुछ के पास नहीं है। सर क्यों? कई कारण। सर जो आप जॉब ढूंढ रहे हो उस जॉब की अब डिमांड नहीं है, या फिर जो काम आपको आता है उस काम के लिए जरूरत नहीं है, या फिर सर जिस रेट पे काम मिल रहा है वो रेट आप करना नहीं चाहते, खुद का ईगो है, बहुत सारी रीजंस। या फिर सर जिस जगह पे आप काम करते थे वो काम अभी हो नहीं रहा है। एवरी सिंगल थिंग कैन बी पॉसिबल बेटा। दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स आर नोन एज अर्बन, यानी अर्बन सिटीज में ऐसे हो रही है, तो ये सब कॉजेज ही हैं उसके। और सर ये कितना हो गया था? अगर मैं आपको रिसेंट 2008 के सेंसस के हिसाब से हम जाएं तो ये 270 लाख के आसपास लोग अनएम्प्लॉयमेंट थे अर्बन सिटी में। यहीं पर 1964 में देखा जाए तो ये था 32 लाख पे। मतलब देख रहे हो कितना ज्यादा का जंप आया, मोर देन 238 के आसपास से लाख से ज्यादा का जंप आ गया। मतलब कितने साल हो गए? 1964 से 2008 यानी कि 6 और 36 प्लस 8 44 ईयर्स में 238 लाख का जंप आ गया। मतलब 44 सालों में 238 लाख लोग जॉब खो गए। इतना ज्यादा अर्बन एरिया में। और अर्बन एरिया तो आपने सुना बहुत फेमस होता है, क्यों सर? आप बचपन से पढ़ते हो कि बचपन में गांव में वीडियोस देखी होंगी अपने, या फिर गांव के वीडियोस देखी होंगी कि हम अच्छे से पढ़ लिख लेंगे फिर शहर जाके काम करेंगे। शहर की ये हाल है, वहां पे भी जॉब्स नहीं है। अब सर यहीं पर कितने तरीके की अर्बन सिटीज में या फिर अर्बन रीजन्स में अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो पहली है इंडस्ट्रियल, मतलब सर आपको वो काम आता है, आप काम करने लायक भी हो, काम करना भी चाहते हो, स्टिल आपको काम नहीं मिल रहा है। इट इज अ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। पढ़ो। when the literate person which is willing to work cannot find a job is industrial unemployment. It is due to rise in population. मतलब सर वही सवाल सर आपने सुना होगा, एक अनार 100 बीमार। मैंने भी लेट्स से मैंने भी जीएसटी का काम सीख लिया, जतिन सर ने भी जीएसटी का काम सीख लिया, शशांक सर ने भी जीएसटी का काम सीख लिया, हम तीनों को जीएसटी का काम आता है। क्लाइंट आया, क्लाइंट तो एक है, कितने लोगों को वो पैसा दे लेगा? एक को देगा। अब सर हम तीनों में से किसी एक को काम मिलेगा जीएसटी का? हाँ जी सर। बाकी दो क्या होंगे? अनएम्प्लॉयड माने जाएंगे। दिस इज इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके सर। नेक्स्ट एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। सर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में आप समझिए
व्हेन द एजुकेटेड यूथ, यूथ मतलब सर जो आपका अभी भी जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो पास आउट हुए 12th से 18 के एज वाले, ये लोग पास आउट हुए और स्टिल इनको जॉब नहीं मिल रही है, यानी फाइंड आउट द जॉब ड्यू टू राइज इन द कंपटीशन हैज इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लीड्स टू मोर एजुकेटेड यूथ बट द नंबर ऑफ जॉब इज नॉट इंक्रीजिंग फास्ट एज एजुकेटेड यूथ। मतलब सर जैसे मैं आपको बोलता हूँ, अभी आपने गवर्नमेंट एग्जाम्स का बहुत सुना होगा कि गवर्नमेंट एग्जाम भरी है, उसमें पर आपने सुना होगा कि कई कई करोड़ों लोग उसमें बैठ जाते हैं, यानी उसके एग्जाम की रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। सर इतनी जॉब निकलती है क्या? नहीं, पर इतने लोग एलिजिबल जरूर होते हैं उस जॉब को करने के। हाँ जी सर, यूथ की बात हो रही है अभी यहाँ पे, मैं लोग को हटाऊं, मैं सिर्फ यूथ पे फोकस कर रहा हूँ कि इतने लोग हैं। लेस हम उसको और थोड़ा ले जाते हैं। आपने नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम सुना होगा, क्लास 10 के बाद भी होता है और क्लास 10 में भी होता है। तो क्लास 10 में पूरे इंडिया के अंदर कितने लोग आते हैं? सर करोड़ों लोग आते होंगे। क्या वो करोड़ों लोग एलिजिबल है एनडीए के एग्जाम को भरने के लिए? हाँ जी सर। पर क्या एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में जितनी जॉब्स निकली हैं वो क्या इस यूथ के हिसाब से बढ़ जाएंगी? सर बढ़ती जरूर हैं, पर क्या उतनी बढ़ती हैं जितना यूथ बढ़ जाता है? नहीं सर। पॉपुलेशन या कंपटीशन में जितना राइज आता है उतनी स्पीड से जॉब्स में राइज नहीं आता, जिस वजह से यूथ को जॉब नहीं मिल पाता। दैट्स एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। सर वही पॉइंट, टेक्नोलॉजी में अपग्रेड आया, इस वजह से आपकी जॉब चली गई। ओके सर, पढ़ो। When the technology upgrades, it leads to lose of someone's job or reduce the need for the manpower for that work। मतलब सर टेक्नोलॉजी में अपग्रेड आ गया, या तो उस कारण की वजह से क्या था, किसी की जॉब जाएगी, या फिर उस अपग्रेड की वजह से अब उसके लिए नीड खत्म हो जाएगी कि अब मुझे इस पर्सन की जरूरत है। सर जैसे टैली के आने की वजह से कई सारे अकाउंटेंट्स की जॉब पे खतरा बना है, कहते हैं लोग। सर अब टैली अपग्रेड आया, टैली एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, वो करती क्या, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि टेक्नोलॉजी टैली हमारे लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। मतलब कि वो अकाउंट्स बनाता है, एक इनपुट्स लेता है एंट्रीज का, जैसे आप डेबिट एंट्री जर्नल एंट्रीज पास करते हो, वैसे ही टैली में आप एंट्रीज पुट करते हो और इन दी फॉर्म ऑफ लेजर्स वगैरह वो सब बना के दे देता है। जिस काम के लिए पहले एक पूरी टीम रखी जाती थी कि वो जर्नल एंट्रीज, वाउचिंग, पूरे लेजर्स बनाना, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सब करते थे, वो सब हट गया। अब एक अकेला सॉफ्टवेयर वहां कर रहा है। ये चीज की वजह से कई लोगों की जॉब चली गई, या फिर इस चीज की वजह से अब लोग उस चीज के लिए हमें लोगों की जरूरत नहीं है। दैट्स टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। सवाल आता है कि सर इतने सारे अनएम्प्लॉयमेंट दिखा दी, कारण भी होंगे कि क्यों होता है ऐसा। सर सबसे पहला, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब सर हमारे देश, यानी हमारे देश में या फिर बोलो में एक इकोनॉमी, यानी कि जो एक देश है उसकी जो इकोनॉमिकल सेक्टर है, यानी कि पैसे का सेक्टर, सिंपल बोलूं, बहुत कम कमा रहा है। पैसा कम कमा रहे हो तो खुद कम लगाओगे। हाँ जी सर, अब वही चीज को रिपीट करो। सर देश के पास पैसा कम आया, हाँ जी सर, देश के पास पैसा कम आया तो देश ने कम इन्वेस्ट किया देश में। सर कैसे? कम से कम उसने फैसिलिटीज बनाई, क्योंकि पैसा कम था। कम से कम उसने रिसोर्सेज को इकट्ठा करवाया, पैसा कम था। कम रिसोर्सेज, कम अपॉर्चुनिटी की वजह से कम कंपनीज आई। हाँ जी सर, कम कंपनीज आई तो जॉब भी कम आई। ओके सर। रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, वही सर, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ती है उसकी वजह से जॉब थोड़ा बढ़ जाएंगी उतनी, वो चीज। नेक्स्ट सर, लेस इन्वेस्टमेंट टू द एग्रीकल्चर। सर वही एग्रीकल्चर को मैंने जो आपको पॉइंट बताया कि एग्रीकल्चर पे आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है। अब एग्रीकल्चर पे आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो वो कितना अच्छा आउटपुट दे लेगा, उतना ही देगा या फिर उससे कम होता जाएगा उसका आउटपुट। यानी कि मशीन में सर, एक गाड़ी में जैसे अगर आपको सालों साल तक उससे एक उसी अमाउंट या फिर उसी पावर की एनर्जी या फिर उसी स्पीड या फिर उसी क्वांटिटी में उसको यूज करना है जितनी क्वांटिटी में आपने पहली बार उसको यूज किया था, तो उसी कैपेसिटी में रखने के लिए तो आपको रेगुलरली उस पर पैसे लगाते जरूर पड़ते हैं, यानी कि उसी सर्विसिंग कराना, मेंटेनेंस करना, एवरी सिंगल थिंग। ये चीज नहीं कर पा रहे हो तो क्या वो ऐसा परफॉर्मेंस देगी? नहीं सर। सेम एग्रीकल्चर में भी, एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग तो बहुत थे काम करने वाले, पर क्या उस सेक्टर में इतनी इन्वेस्टमेंट दी जा रही थी कि तो लोग उसमें ज्यादा आउटपुट दे पाए? नहीं सर। नेक्स्ट, डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम। सर कैसे? बेटा आप मेरे से पढ़ रहे हो, आपको मैं बोल के पढ़ा रहा हूं, आपको चीजें समझा रहा हूं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में, और आपको कुछ अज्यूम कराने की कोशिश कर रहा हूं। क्या मैं आपको एक स्किल सेट डेवलप करवा पा रहा हूं आपका कि एक्चुअली ये होता है? आप या फिर खुद उस चीज को एक्सपीरियंस कर पा रहे हो? नहीं सर। या फिर मैं आपको कोई स्किल सेट दे रहा हूं, जैसे मैं, आपने अकाउंट्स पढ़ ली पूरी, पर आपने ये अकाउंट्स के टीचर्स पे आपको एक पॉइंट पे बोलेंगे कि बेटा आगे जाके आप टैली के सॉफ्टवेयर के बारे में सुनोगे। मैंने अभी आपको बताया कि टैली का सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग में काम करता है, तो क्या सर हमारी जॉब भी चली जाएगी? हमने जो अकाउंट सीखी उसकी कोई वैल्यू नहीं है? कह सकते हो। सर क्यों नहीं है? क्योंकि आपने सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ली। क्या आपने स्किल सेट डेवलप किया?
कि आपने वोकेशनल ट्रेनिंग ली, यानी कम्युनिकेशन, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे एक क्लाइंट को हैंडल करना होता है, कैसे एक सेलर यानी कि एक दुकानदार एक बायर को डील करता है, ये देखा नहीं सर। यही सब चीजें अगर हम एक यूथ को नहीं सिखाएंगे तो वो आगे जाके करेगा कैसे? हाँ जी सर, दैट्स डिफेक्ट इन द एजुकेशन सिस्टम। नेक्स्ट, लेस इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स, मतलब सर लोगों को ज्यादा इस चीज की नॉलेज नहीं है कि अपने फ्यूचर के लिए भी बचाएं, और बचाएं तो लोग सेव तो करते हैं, पर जेब के अंदर रखा हुआ पैसा, अलमारी में रखा हुआ पैसा कितना ग्रो करता है? सर नील बटे सन्नाटा। सर तो ग्रो करना क्या करो? इन्वेस्टमेंट करो। अब इन्वेस्टमेंट सबको पता है क्या? नहीं सर। सब जानते हैं क्या? नहीं सर। सबको नॉलेज है क्या कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं सर। दैट्स अ कॉज। सर हाईली डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी। सर हम जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं उतना ज्यादा हम टेक्नोलॉजी पे अपग्रेड हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे अपग्रेड हो रहे हैं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों की जॉब्स भी जा रही हैं। और लास्ट, जॉइंट फैमिली। सर जॉइंट फैमिली क्या होता है कि ना, एक जॉइंट फैमिली जो होती है उसमें एक थिंकिंग होती है कि जो घर का सबसे बड़ा है वही कमाएगा और बाकी लोगों का पेट पालेगा। लेट्स से तुम हो, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे 4 बच्चे, तुम भी पढ़े लिखे, तुम्हारी बीवी भी इक्वल पढ़ी लिखी है, पर तुमने तुम्हारे बचपन से तुम्हारे मन में ख्याल था कि मैं सिर्फ अपनी बीवी को मस्त प्यार से रखूंगा, वो मेरी रानी है, उसको मैं प्यार से आएगी घर पे, मैं उसको काम नहीं, उसको दुख नहीं दूंगा। बट पूरी फैमिली फिर डिपेंडेंट किसकी इनकम पे? तुम्हारी, यानी कि घर के हेड की। क्या आपकी बीवी भी काम कर सकती थी? हाँ जी सर कर सकती थी, पर क्या काम कर रही है? नहीं सर। दैट्स अ पॉइंट। नेक्स्ट सर, वही कारण बता दिए, अब इनको ठीक क्या करना? सर जो जो ऊपर कारण गिना है उन्हीं को ठीक कर दो सबका। एजुकेशन किस चीज में दिक्कत दे रहा था? सर स्किल सेट डेवलप नहीं करता था, करवाओ उससे, ऐसी चीजें, ऐसे कोर्सेज डेवलप करो जैसे हो। सर कोई एग्जांपल दो। आपने बेटा अभी एसओएससी का नाम सुना होगा। हाँ जी सर सुना है। एसओएससी इन्हीं चीजों पे काम करने के लिए बनाए गए हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए स्कूल्स हैं। सर इसमें क्या होता है कि बच्चे को हम थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में भी सिखाते हैं। हाँ जी सर। हमने क्या पीछे पढ़ा कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं है, करो उसको, ग्रोथ करो, उसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट लाओ। ओके सर। लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज नहीं थी, सिखाओ उनको, ऐसे प्रोग्राम्स लाओ जिनमें उनको नॉलेज मिले। सर लोगों को जॉब नहीं मिलती है, जॉब नहीं मिलती है तो उसका एक कारण यह भी है कि लोगों को पता नहीं था जॉब कहां है, तो टाइम निकल जाता है, तो जॉब के लिए अप्लाई कहां से करें? तो ऐसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाओ जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा हायर करें, या फिर इनकी नंबर बढ़ाओ। हाँ जी सर पढ़ो। सर इंक्रीज इन प्रोडक्शन, पहली बात तो आप प्रोडक्शन बढ़ाओ, क्योंकि लोग जितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसमें एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, इनमें प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों को जॉब मिलेगी। ओके सर। सर मोर एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स शुड बी इंट्रोड्यूस, मतलब कि हर साल जैसे जैसे बजट एलोकेट होता है 5 साल में, उस बजट में क्या है कि हर सेक्टर को कुछ ना कुछ दिया जाता है कि डिफेंस पे इतना खर्चा किया जाएगा, रोड्स पे इतना खर्चा किया जाएगा, ब्रिजेस पे ये खर्चा करेंगे, तो जॉब क्रिएशन पे भी खर्चा करो। ऐसे बेनिफिट्स क्रिएट करो जिससे ज्यादा से ज्यादा कंपनीज आए, या फिर लोग ज्यादा से ज्यादा कंपनीज लगाएं। कंपनी ज्यादा लगेंगी तो जॉब क्रिएट होंगी, पहला पॉइंट है, बिल्कुल सही है। सर इंप्रूव एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम जहां लैग करता था कि इसमें स्किल सेट डेवलप नहीं करता था, उसको ठीक करो। एग्जांपल क्या दिया सर? एसओएससी। ओके सर। मोर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज शुड बी इंट्रोड्यूस, सर ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो ताकि लोगों को नॉलेज, अवेयरनेस और लोगों की मास हायरिंग हो सके। दूसरा, इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पता था, इन्वेस्टमेंट समझाओ उनको। नेक्स्ट, हेल्प्स टू सेल्फ एम्प्लॉयड, सर मतलब आप जितने भी लोग जो खुद छोटा छोटा बिजनेस करना स्टार्ट कर रहे हैं, इन लोगों को भी तो ग्रो करो, क्योंकि ये आज मैंने कंपनी लगाई है, ये धीरे धीरे बड़ी होगी, ज्यादा बड़ी होगी तो ज्यादा लोगों को काम मिलेगा। हाँ जी सर। पर ये बड़ी कैसे होगी, इसमें ध्यान देना पड़ेगा। सर मेरे को ना एक लिमिटेड नॉलेज आती थी, मैं कितना उसको मैंने ना मोमोज का ठेला लगाया, मेरे मोमोज मस्त फेमस हो गए, मेरे एरिया में बहुत लोग मस्त खा रहे हैं। अब सर क्या है ना, मैं चाहता था थोड़ा सा इसका ना बढ़िया सा स्टॉल वॉल लगा के, बढ़िया दुकान लेके एक बड़े एरिया में इसको करूं, मैं ना इसका ऑनलाइन करना चाहता था, पर मैं था ठेठ गवार, मैं ना बचपन से गांव में रहा था, मेरे को नॉलेज नहीं थी कैसे करूं, तो क्या करूं? सिखाओ उसको, ऐसे प्रोग्राम्स लाओ ताकि उसको चीजों को पता चले। सर हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयड्स, उनको ऐसी हेल्प दो। सर मेरे को ना वो ऑनलाइन करने को पैसे चाहिए होंगे, पर मैंने बैंक से पैसे मांगे, बैंक ने मेरे को मना कर दिया। ऐसे बेनिफिट्स क्रिएट करो ताकि उनको जो पैसे मिले टाइम से। सर इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, सर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बिल्ड कीजिए ताकि आप ज्यादा ज्यादा कनेक्टिविटी हो पाए। सर जैसे गांव कनेक्ट होगा शहरों से, तो वहां से टेक्नोलॉजी वहां जाएगी,
वहां से लोग वहां जाएंगे, वो लोग उनको सिखाएंगे, एजुकेशन वहां जाएंगे, हेल्थ केयर फैसिलिटी वहां जाएगी। जब हेल्थ केयर फैसिलिटीज वहां जाएंगी तो अपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तो वहां पे भी उनको एक अच्छे ह्यूमन कैपिटल यानी कि एक ज्यादा स्किलफुल, ज्यादा अच्छा, ज्यादा काम प्रोडक्टिव करने वाला ह्यूमन तैयार होगा, उससे ज्यादा अच्छे हम काम ले पाएंगे। हाँ जी सर, तो ये वो 7 पॉइंट्स। सर ये 7 पॉइंट क्यों लिखवाए, और भी ज्यादा हो सकते हैं, आप लिख सकते हैं बेटा। मैंने आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बता दिया कि इतने मार्क्स के हिसाब से मैक्सिमम आप इतने पॉइंट भी लिखा हो तो बहुत है। जितना मैंने आपको समझाया उतना आप एक्सप्लेन भी कराओ तो वो भी बहुत है, पर करके आओ। इस चीज को ज्यादा ज्यादा रिवाइज करोगे तो ये आपको हेल्प मिलेगी। ओके सर, इसके अलावा ना 2 पॉइंट और पूछे जाते हैं एमसीक्यू में, मेरे को अपने एंड से बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं कि कहां से हम सारा डाटा कलेक्ट करते हैं, तो आपको इसे याद रखने हैं। पहला है डीजीईटी, सर डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सर ये क्या करता है? सर ये प्रोग्राम्स एंड ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करता रहता है ट्रेनिंग के लिए, स्पेशली वुमेन्स के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड और ऐसे डिफरेंट वर्क्स के लिए। दूसरा सर हमारे सेंसस जो हर 10 साल या फिर 5 साल में होते हैं। और आखिरी सर एनएसएसओ। इन लोगों के आपको नाम याद रखने, कई बार इस एमसीक्यू में जरूर पूछा जाता है। बाकी आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, हंस रहे मुस्कुराते रहें, और आते हैं सीआई मंदिर क्लासेस में। धन्यवाद।